जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 12th क्लास ज्योग्राफी, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 12th क्लास के ज्योग्राफी इसका सिलेबस क्या है और क्या हमें पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एग्जाम फास्टर ये जो सेशन हम लोगों ने चलाया है, और इसके अंतर्गत चाहे वो 12th क्लास का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश हो, तो इन सारे के सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में कवर करने की हम लोग कोशिश किए हैं। तो आइए आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और आज के क्लास को बहुत ही बिना विलंब के हम लोग शुरुआत करते हैं, और एक अच्छे रणनीति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश जुनून के साथ इस क्लास को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले समझेंगे कि देखिए कि जैसे कि हम लोग पहले तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है और किस जो टॉपिक है वहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार के रणनीति के साथ हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें कि ताकि अच्छे तरीके से कम समय में बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग पहले तो समझेंगे सिलेबस। तो उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं देखिए तो उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि एक चैप्टर का नाम क्या है, मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या समझना है कि इसमें यह समझना है कि LNC सैंपल, LNC सैंपल। तो LN तो ये जैसे इनका नाम हो गया, और C का मतलब क्या होता है, चर्चिल होता है। तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। LNC सैंपल, तो एलन चर्चिल, ठीक है, सैंपल। LNC सैंपल का पूरा नाम क्या है, एलन चर्चिल सैंपल। इनकी यदि हम लोग जन्म की बात करें तो जन्म जो है 1863 में हुआ। कब हुआ, 1863 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 1863 में हुआ। और जो है इनका जन्म जो है एक किसान परिवार में हुआ। किनका, तो LNC सैंपल का जन्म, ठीक है, और एक किसान परिवार में इन्होंने जन्म लिया। आगे हम लोग समझते हैं कि अगर इनकी मृत्यु की बात करें, 1863 में ये पैदा हुए थे और 1932 में इनका जो है मृत्यु हो जाता है। और यह जो थे कहाँ के थे, तो नागरिकता की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। कहाँ के, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अगर इनकी पेशा की बात करें तो इनका पेशा जो था लेखक था, ठीक है, ये लिखने का काम करते थे। और मुख्य रूप से बात करें तो यह जो थे विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। क्या थे, विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। तो यह हो गया किनके बारे में परिचय, तो यह हो गया LNC सैंपल के बारे में परिचय हो गया। जन्म कब हुआ, 1863 में, और मृत्यु कब हुई, 1932 में। ये एक साधारण परिवार मतलब किसान परिवार में जन्म लिए, ठीक है। और इनका पेशा क्या था, तो इनका पेशा था लेखनी, मतलब लिखने, लेखक थे ये। और मुख्य रूप से तो ये विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। आइए हम लोग मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल जो है, अगर हम लोग मानव भूगोल का अध्ययन की बात करें, ठीक है, मानव भूगोल की अध्ययन ये बताते हैं कि इनके अनुसार, LNC सैंपल के अनुसार मानव भूगोल का अध्ययन जो है अस्थिर प्रवृत्ति है, अस्थिर पृथ्वी है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो मानव भूगोल कहलाता है। इनके अनुसार, इनके कथन के अनुसार, यानी LNC सैंपल के अनुसार हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो इनके अनुसार, जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो 12th ज्योग्राफी पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इसमें जो है हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल है। तो आइए इसके आज के क्लास को हम लोग अपने क्लास को तो स्टार्ट किया जाए। देखिए सबसे पहले कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए उसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि 12th क्लास के बुक, यानी अगर हम लोग बुक की बात करें तो इसमें 2 ठो बुक है, ठीक है।
तो पहला जो है यह और दूसरा जो है यह, तो इन दोनों से मिला करके कितना नंबर के प्रश्न आएंगे? 70 नंबर के। और 30 नंबर जो है ये प्रैक्टिकल है, तो टोटल कितने हो गए? फाइनली यहाँ पर 6 नंबर हो गए। तो यहाँ से ये कंप्लीट होता हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये पहला बुक है और ये क्या है? ये दूसरा बुक है, ठीक है। ये पहला बुक है और ये दूसरा बुक है। देखिए तो अब यहाँ से क्या देखना है कि देखिए कि अगर हम लोग भाग की बात करें तो आपको यहाँ पर ये भाग 1 मिल जाएगा, ठीक है, यानी बुक 1। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग आगे की बात करें तो ये सब ये भाग 1 का ही है, भाग 1 का है, ये सब चैप्टर हैं। तो भाग 1 से याद रखिएगा, भाग 1 से आपको तो 35 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। आइए भाग बी यानी भाग दूसरा की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से भी जो है आपको तो 35 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 35 कितने हो गए? फाइनली यहाँ पर 70 हो गए। कितने हो गए? फाइनली 70 हो गए, ठीक है। फाइनली क्या हो गए? 70 नंबर के जो है फाइनली यहाँ पर आपको, तो आपको यहाँ पर 70 नंबर का हो गया, ठीक है। और 30 नंबर जो होता है प्रैक्टिकल का होता है। 30 नंबर किसका होता है? तो 30 नंबर जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि 70 वह और 30 नंबर प्रैक्टिकल, ये आपको फाइनली जो है 6 नंबर के हो गए। तो आइए अब यहाँ से हम लोग अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए और सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये देखने की बात है कि आज जो होगा लगभग यहाँ पर 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही करते हैं ये देखने की बात है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलन सी सैंपल द्वारा दी गई थी? एलन जो है एलन सी सैंपल द्वारा, ठीक है, एलन सी सैंपल, एलन, ठीक है, सी सैंपल। तो बताइए इनके द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई थी? तो याद रखिएगा, एलन सी सैंपल बोले थे कि क्या बोले थे कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी एलन सी सैंपल के द्वारा क्या है कि मानव भूगोल जो है, हम लोग मानव भूगोल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी एक का भी होगा। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी ही रिवीजन बहुत बढ़िया से हो पाएगी। अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको उतना देर का समय दिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है और देखते हैं कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? चलिए तो देखिए, जो दैध्यता पर आश्रित होता है ना, जैसे कि हम इससे पहले जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम लोग पहले बोर्ड पर देख रहे थे तो आपको वहाँ पर ये सब हम समझाए थे, लेकिन वीडियो कुछ डिफ़ॉल्ट होने की वजह से जो उतना जो है वीडियो जो है उतना कट गया है, ठीक है। आपको उससे कोई चिंता नहीं है, यही बात लिखा गया था, ठीक है, कि दैध्यता पर आश्रित है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो भूगोल का वर्णन जो है तो कौन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन जो है कौन नहीं करता है? तो याद रखिएगा कि भूगोल का वर्णन जो है दैध्यता पर आश्रित जो है या भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है, यानी 2 का सी। तो दैध्यता पर आश्रित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो याद रहेगा दैध्यता पर आश्रित। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यात्रियों का जो है विवरण, ठीक है, यात्रियों के विवरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4
नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति नहीं है। कौन नहीं है? मात्रात्मक क्रांति जो है यह एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन है? तो प्रौद्योगिकी जो है, क्या है? प्रौद्योगिकी जो है तो यही है कि एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन है? तो प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि के खोज के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि के खोज के बारे में सही है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि के खोज के बारे में सही है? तो घर्षण। क्योंकि आपको मालूम है कि जब पत्थर को पत्थर के साथ रगड़ा जाता था, ठीक है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती थी, मतलब घर्षण से, ठीक है। और इसी तरीके से जंगल में हुआ कि कुछ पत्थर ऐसा आग का खोज, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पत्थर जो है, पत्थर का जो है टकराव हुआ, घर्षण हुआ, जिससे उसके बीच में आग उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो आदि मानवों को लगा कि अरे ये तो दो पत्थर अगर हम लोग ले लेंगे और उसको आपस में रगड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? आग उससे उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आपके पास अभी उदाहरण के लिए मौजूद है कि आप अपने दोनों हाथ को ऐसे मतलब घर्षण कीजिए, ठीक है, आपस में उन दोनों को एक तरह से क्या कहा जाता है, मिलाइए इस तरीके से हाथ को दोनों को, तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा कि हाथ है जो गर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से आदिमानव को लगा कि अरे जब दो पत्थर को हम लोग आपस में रगड़ेंगे, ठीक है, घर्षण कराएंगे, तो उसमें क्या होगा? हीट उत्पन्न होगा, ऊष्मा, घर्षण के कारण, यानी लुत्ती निकलेगी, आग की जो है लुत्ती वह निकलेगी और उसी से आग लग जाता था। तो इस तरीके से माचिस पर भी तो घर्षण कराया जाता है, माचिस वगैरह पर। इस तरीके से आग का खोज हुआ। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो यही घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने, ठीक है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि के खोज में हमारी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र जो है राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन? तो देखिए ऐतिहासिक भूगोल। कौन सा भूगोल? ऐतिहासिक भूगोल होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ऐतिहासिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी की विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रौद्योगिकी के, तो प्रौद्योगिकी की विषय में जो है सही है? आप लोग कमेंट यहाँ पर लाइव रहते तो कर पाते। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रौद्योगिकी की विषय में जो है सही है? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर आपको, देखिए प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। किसकी सूचक होती है? प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का जो है सूचक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नव निश्चयवाद का विस्तार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना, ठीक है, नव निश्चयवाद का विचार, ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा जो है दिया गया था? देखिए तो आपको याद होना चाहिए, इसका सही जवाब आपको याद होना चाहिए कि ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। ऐसा जो है उपर्युक्त परिभाषा यानी यह परिभाषा, यह कथन जो है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता की है, किस भूगोलवेत्ता की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, किस भूगोलवेत्ता की है। तो यह जो कथन है आपको याद रखना है पॉल विडाल डी ला, ठीक है, ब्लास, 10 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर जो 11 जो है क्या कहता है, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है। आर्थिक भूगोल में जो है निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा। देखिए आपको वहाँ पर तो देखने को मिल जाएगा संसाधन भूगोल ये तो है, उद्योग भूगोल ये भी है, कृषि भूगोल भी है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी पर्यावरण भूगोल जो है आर्थिक भूगोल में जो है, याद रहेगा ना, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है। तो पर्यावरण भूगोल यह क्या है, उपक्षेत्र है, क्या है, उपक्षेत्र है जो आर्थिक भूगोल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है। चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है, यानी रुकना। लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं था। तो प्रवास से नहीं था। मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध जो है मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं था। तो प्रवास से नहीं था, प्रवास से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है। निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है, कौन सा होगा। तो संभावनाएं जो है, क्या संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती है। संभावनाएं एक सीमा के भीतर जो है उत्पन्न की जा सकती है तथा अंधाधुंध रफ्तार घटनाओं से मुक्त नहीं होती है, यानी 14 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा यानी मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं जो है, मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। ठीक है, क्या थी, मानवीय क्रियाएं जो है, मानवीय क्रियाएं जो है तो यह जो है अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण या निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। तो मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए, 15 हो गया। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के बीच, ठीक है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी, ऐसा बात, ऐसा कथन किसका है। तो रैट जेल, ठीक है, इनको रैट भी कहा जाता है, रैट जेल लिख सकते हैं या फिर रेट जेल लिख सकते हैं। तो किनका कथन है ये कथन है रैट जेल साहब का। किनका, रैट जेल। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो रैट जेल के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि
कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण जानते हैं क्या है? वायु गति के नियम, ठीक है, डीएनए तथा आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ। आनुवंशिकी से आपको याद आना चाहिए गेगर जॉन मेडल। कौन? गेगर जॉन मेडल, ठीक है। ये इनको जो है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किनको? मेंडल साहब को, ठीक है। आपको याद होगा बायोलॉजी में कि इन्होंने मटर के जो है बीज को लिया था और इस तरीके से। तो यहाँ पर मेन हम लोग को ध्यान क्या देना है कि वायु गति के नियम ये भी है, डीएनए तथा आनुवंशिकी के रहस्यों की जो है समझ, घर्षण तथा ऊष्मा, जैसे कि हमने आपको बता दिया आग की खोज, घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना मतलब आग की खोज, यानी ये सभी है। क्या होगा? ये सभी होगा। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, इसका उदाहरण यही है कि ये सभी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? तो याद रखिएगा डिलाल डी ला ब्लास, डिलाल डी ला ब्लास, डलाल नहीं, विडाल, ठीक है, विडाल डी ला ब्लास, 18 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का जो है उपागम नहीं है? तो प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है? प्रकृति का मानवीयकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए कि मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? मनुष्य जो है, जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख भी पा रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता ही था, ठीक है, प्रकृति की ही सुनता था और उसकी पूजा भी करता था, ठीक है। यह कथन जो है मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है? तो निश्चयवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? निश्चयवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आरंभिक उपनिवेशिक युग से, ठीक है, यहाँ पर में होगा, आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? आरंभिक उपनिवेशिक युग में जो है भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? चलिए आप लोग आंसर कर मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कितने सही कर पाएँ। तो याद रखिएगा कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? तो अन्वेषण और व्युरण, अन्वेषण और व्युरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान जो है, या जो है निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान जो है यह संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को देखा जाए। देखिए कि भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की समय यानी अवधि क्या है? तो देखिए भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद की जो समय है वह अवधि जानते हैं क्या है? 1990 है, ठीक है, यानी 1990 का दशक है, 1990 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब देखा जाए कि कौन सा होगा। निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? तो स्थानिक संगठन। क्या होगा?
स्थानिक संगठन होगा, यानी 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 25 को देखा जाए। चलिए, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है। तो क्षेत्र समझिए, इस तरीके से क्षेत्र घूमना पड़ेगा तब ना पता चलेगा। मतलब क्षेत्रीय विभेदन क्या होगा, क्षेत्रीय विभेदन होगा। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है। तो क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, यदि आप हमारे जो भी इसके सारे के सारे वीडियो PDF जो भी आपको चाहिए या किसी भी प्रकार की जानकारी, ठीक है, तो किसी भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो बेहिचक 8873, जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर 88 73 74 10 70, ठीक है, 88 73 74 10 70। आप इस पर बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी पर 31 रुपया का पेमेंट कर दीजिए। यदि ज्योग्राफी के लिए जुड़ना चाहते हैं, यदि हर एक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपया, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपया का आप यहाँ से पे फोन, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको जो है ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो भी सूचना हो, आपको जो भी PDF नोट्स जो भी मिलना हो, अच्छा, या सारे के सारे क्लास का वीडियो, तो आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इसीलिए आप इस व्हाट्सएप पर जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, और इस तरीके से आप इस नंबर पर बेहिचक कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी जानकारी हेतु। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग चलते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को, चलिए, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है, किस विचारधारा को जाना जाता है। तो आपको याद होना चाहिए नव निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है। तो निश्चयवाद नहीं, उसमें जोड़ देना है नव निश्चयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 को देखा जाए, ठीक है। मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे था, किससे था, ठीक है। तो लोगों के सामाजिक कल्याण से था। मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध जो है लोगों के सामाजिक कल्याण से था। किससे था? लोगों के सामाजिक कल्याण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28 को देखा जाए कि मानव भूगोल की आमूलवादी, ठीक है, रेडिकल विचारधारा ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था, मतलब किसके सिद्धांत का उपयोग किया था। तो आप जैसे कि जानते हैं, ठीक है, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। 28 का बी होगा, कार्ल मार्क्स यानी मार्क्स होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखा जाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र क्या है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है लिंग भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो लिंग भूगोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आपको लाइव क्लास मिले, ठीक है। तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से आप अपने को देख सकते हैं कि कितना आंसर आप सही कर पाते हैं। तो आज जो है, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? चलिए, कौन सा है? तो संसाधन भूगोल है और पर्यटन भूगोल है। क्या है? संसाधन भूगोल है और पर्यटन भूगोल है। मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे? जैसे कि आपको देखने, अब इस यहाँ पर आप दिमाग भी चला कर जो है ऑप्शन को सही कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि डी में क्यों 2 ठो ऑप्शन दिया है और वो भी ए और सी दिया है, ठीक है। उसको देना चाहिए ए या बी, ठीक है, या बी या सी। तो इस तरीके से ना दे करके ए और सी दिया, मतलब परफेक्ट समझिए कि कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और वैसे भी
कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। साधन भूगोल भी होगा और पर्यटन भूगोल होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी। ठीक है, ए और सी। तो आइए नेक्स्ट देखा जाए। तो यह जो था पार्ट 1 था। ठीक है, 12th क्लास का वीडियो नंबर 1 था। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।